हेलो एवरीवन। हम आ चुके हैं अपने नए चैप्टर की तरफ। तो हम डिस्कस कर रहे थे MHI 101 एंशिएंट एंड मिडाइवल सोसाइटीज़ के चैप्टर्स को, जिसमें हम आ चुके हैं आज यूनिट 3 ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन सेकेंड पे। तो हम इसका देखते हैं आज इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि ब्रॉन्ज एज के टाइम पर सोसाइटी में बहुत बड़े चेंजेस आए। इससे पहले लोग ज़्यादातर ट्राइबल लाइफ मतलब कबीलाई जीवन जीते थे। कबीले होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, ट्राइबली कहते हैं इनको, यानी छोटे ग्रुप्स में रहने रहते थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि अर्बन लाइफ, शहरी जीवन का डेवलपमेंट हुआ। लोग सिटीज़ में रहने लगे। इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, सामाजिक संस्थाएं स्ट्रांग होने लगी। ट्रेड, व्यापार का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। लोगों ने अपने आइडियाज़ और कल्चर को एक्सप्रेस करने का डिफरेंट मोड्स डेवलप किया, जैसे आर्ट, राइटिंग, सिंबल्स एक्सेट्रा। अब इसमें देखा जाए तो है अपना, इसमें हम देखेंगे अर्बनिज्म, किस तरीके से शहरीकरण हुआ है लोगों का। तो इसमें अब इसका मेन पर्पस है कि आप दुनिया की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, सबसे प्राचीन सभ्यता के मेजर डेवलपमेंट को समझ सको। अर्बनिज्म की अगर बात करें तो इस सेक्शन में बताया गया है कि सिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जनरली अर्ली सिविलाइजेशन बड़े रिवर वैलीज में डेवलप हुए, जैसे नाइल रिवर इजिप्ट, यूफ्रेट्स रिवर मेसोपोटामिया, इंडस रिवर इंडस वैली। साउथ एशिया और चाइना में भी रिवर सिस्टम्स इम्पॉर्टेंट थे। इरिगेशन का रोल देखा जाए तो सिटीज़ का डेवलपमेंट तब पॉसिबल हुआ जब इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई व्यवस्था डेवलप हुई। डिफरेंट जगह पर अलग मेथड्स यूज़ हुए हैं। नाइल में फ्लड का पानी यूज़ होता था। यूफ्रेट्स में कैनल्स और डिचेस बनाए गए। साउथ एशिया और चाइना में ग्राउंड वाटर और लिफ्ट इरिगेशन का यूज़ हुआ। इन इरिगेशन सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग हुआ और ज़्यादा फूड प्रोड्यूस होने लगा। अर्बनिज्म का बेसिक आइडिया देखा जाए तो अर्बन लाइफ तभी पॉसिबल होता है जब एक जगह पर बहुत लोग रह सकें, डेंस सेटलमेंट हो, लोग एक जगह क्लस्टर में रहें, यानी पॉपुलेशन स्कैटर्ड ना हो बल्कि सिटीज़ में कंसंट्रेटेड हो। इसलिए इसके लिए ज़रूरी था कि फूड को विलेजेस से सिटीज़ तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके, क्योंकि सिटीज़ में रहने वाले सब लोग फार्मिंग नहीं करते थे। ट्रांसपोर्ट और रिवर्स का रोल देखा जाए तो एंशिएंट सिविलाइजेशन में रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन का मेन रूट्स थे। इजिप्ट की बात करें तो नाइल रिवर में कम्युनिकेशन रूट थी। बोट्स रिवर बोट्स रिवर करेंट और विंड की हेल्प से चलती थी। मेसोपोटामिया की बात करें तो यूफ्रेटिस रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था। टेम्पल्स और सिटीज़ में बहुत बोटमैन काम करते थे। इंडस वैली की बात करें तो इंडस भी नेविगेबल रिवर थी। यहाँ व्हील्ड व्हीकल्स, पहिए वाली गाड़ियाँ का एविडेंस भी मिलता है। एनिमल्स भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते थे। डोंकी की बात करें तो इजिप्ट और मेसोपोटामिया, ऑक्स एंड बेल जो कि इंडिया में पाए गए। सिटीज़ का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक नहीं था। सिटीज़ का डेवलपमेंट नेचुरल या ऑटोमेटिक नहीं था। ये तभी पॉसिबल हुआ जब सोसाइटी में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, अलग अलग काम डेवलप हुए, जैसे मेटलर्जी, मेटल का काम, सील कार्विंग, एडमिनिस्ट्रेशन, टेम्पल सर्विसेज, ट्रेड। ये सब काम नॉन फूड प्रोड्यूसिंग ऑक्यूपेशन थे। एग्रीकल्चर में क्लस्टरिंग का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स के लिए सिटी में एक जगह रहना यूज़फुल था। रूलर्स और टेम्पल्स का रोल देखा जाए तो ब्रॉन्ज एज में जो लोग नॉन सब्सिस्टेंस गुड्स बनाते थे, जैसे टूल्स, क्राफ्ट्स एक्सेट्रा, वो मोस्टली रूलर्स या टेम्पल्स पर डिपेंड करते थे। रूलिंग एलाइट्स का काम था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, डिवीजन ऑफ लेबर ऑर्गेनाइज करना। रूलर्स और एलाइट्स कभी कभी टैक्स या ट्रिब्यूट भी लेते थे, यानी सोसाइटी एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंडर ऑर्गेनाइज्ड थी। तो अगर हम मोटा मोटी तौर पर देखें तो ब्रॉन्ज एज में ट्राइबल लाइफ से अर्बन सिविलाइजेशन डेवलप हुई। सिटीज़ मोस्टली
रिवर वैली के पास डेवलप हुई। इरिगेशन और एग्रीकल्चर ने सिटीज़ को सपोर्ट किया। ट्रांसपोर्टेशन रिवर्स, बोट्स, एनिमल्स और व्हील्ड व्हीकल से होता था। सोसाइटी में डिफरेंट ऑक्यूपेशन और सोशल क्लासेस डेवलप हुई। रूलर्स और टेम्पल्स ने एडमिनिस्ट्रेशन और लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल किया। अब हम इसके सेकंड पेज पे आते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और राइटिंग का जो रोल है वो, तो राइटिंग सिस्टम लिखने की प्रणाली हो गई। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना। कैलेंडर कीपिंग, समय और तारीख का हिसाब रखना। इन सिस्टम की मदद से रूलर और टेम्पल सोसाइटी को ऑर्गेनाइज कर पाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे एक सील कटर, मोहर बनाने वाला आर्टिजन को पता होता था कि उसको कौन कौन से रिसोर्सेज मिलेंगे, जैसे स्टोन टूल्स, ब्रॉन्ज टूल, पोट्री, ग्रेन, अनाज। यानी क्राफ्ट्समैन और वर्कर्स को अपने डेली नीड्स के लिए ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई सिस्टम मिलता था। सिटी और विलेज में डिफरेंस देखा जाए तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिटी सिर्फ एक बड़ा और डेंस सेटलमेंट नहीं था, बल्कि एक अलग सोशल सिस्टम भी था। विलेज और ट्राइबल सोसाइटी में लोग मोस्टली किनशिप, रिश्तेदारी से जुड़े होते थे। एग्जाम्पल की बात करें तो फैमिली रिलेशंस, क्लैन, ट्राइब, ये सब। लेकिन सिटीज़ में लोग किनशिप से नहीं, बल्कि वर्क और डिपेंडेंसी से जुड़े होते थे। अर्बन सोसाइटी में कनेक्शन का बेस होता था इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता। फंक्शनल रोल्स, अलग अलग काम, जैसे कोई ट्रेडर है, कोई आर्टिजन है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है, या फिर कोई प्रीस्ट है। हर पर्सन दूसरे पर, एक पर्सन डिपेंड करता था दूसरे पर। स्पेशलाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो सिटीज़ में स्पेशलाइजेशन ज़्यादा होती थी। इसका मतलब लोग एक स्पेसिफिक काम में एक्सपर्ट हो जाते थे। जब स्पेशलाइजेशन बढ़ता है तो लोग फेस टू फेस कम्युनिटी रिलेशंस पर काम डिपेंड करते हैं और बड़े ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। यानी सिटी सोसाइटी में ट्राइब्स और क्लेन्स का इम्पोर्टेंस कम हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी वजह से सिटीज़ और स्टेट्स का डेवलपमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब सिटीज़ डेवलप होती हैं तब स्टेट्स भी डेवलप होते हैं। रूलिंग एलाइट्स मतलब सशक्त वर्ग पावर में आते हैं। रूलर्स सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। इसी पीरियड में राइटिंग सिस्टम्स भी डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड्स के लिए राइटिंग ज़रूरी हो जाती है। सुमेर सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड रीजन। ऑथर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रॉन्ज एज में सुमेर, मेसोपोटामिया का रीजन है, सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड था। मेसोपोटामिया कल्चर में आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक लाइफ सब सिटीज़ के अराउंड डेवलप हुए। सिटीज़ में दो सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस थे, टेम्पल, मंदिर, पैलेस, महल। इनकी आर्किटेक्चर बहुत इम्प्रेसिव थी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी थे जहाँ रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते थे। स्लेंडर सील्स का इम्पोर्टेंस मेसोपोटामिया का एक इम्पॉर्टेंट क्राफ्ट था। सिलेंडर सील्स के कार्विंग। सिलेंडर सील्स छोटे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते थे जिन पर डिज़ाइंस और सिंबल्स कार्व्ड होते थे। इनका यूज़ होता था क्ले टैबलेट्स पर रोल करने के लिए, पैकेजेस और कंटेनर सील्स करने के लिए। इससे एक ऑफिशियल मार्क या सिग्नेचर बन जाता था। अर्बन ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि सिटी डीलिंग्स में लोग अक्सर एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते थे और ना ही रिलेटिव्स होते थे। इसलिए रिकॉर्ड्स और सील्स का यूज़ ट्रस्ट और ऑथेंटिकेशन के लिए ज़रूरी था। इस तरीके से दी हुई आप देख सकते हैं पिक्चर में भी, ये सिलेंड्रिकल सील हैं, इस तरीके से होता था। पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है बुक में, बट ठीक है, आपके समझने के हिसाब से ठीक है। टेम्पल्स के आर्किटेक्चर की बात करें तो ट्रीपेटाइट प्लेन का मतलब टेम्पल में जनरली 3 मेन सेक्शंस होते थे। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था, एक लॉन्ग सेंट्रल हॉल होता था, एंड में पोडियम जहाँ डाइटी मतलब जो स्टैचू होता था रखी जाती थी। दोनों साइड्स पर एसेस मतलब साइड पैसेजेस कहें हम। ये टेम्पल ग्रेजुअली बेड होने लगे क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ और इम्पोर्टेंस बढ़ते गए। अगर हम मोटा मोटी तौर पर पूरे पेज का डिस्क्रिप्शन देखें तो ब्रॉन्ज एज में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और राइटिंग डेवलप हुए। सिटीज़ और विलेजेस का सोशल स्ट्रक्चर डिफरेंट था। उसके बाद सिटीज़ में स्पेशलाइजेशन और इंटरडिपेंडेंस ज़्यादा होती थी।
सिटीज़ के डेवलपमेंट के साथ स्टेट्स और रूलिंग एलाइट्स भी इमर्ज हुए। सुमेर मेसोपोटामिया सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड रीजन था। सिलेंडर सील्स ट्रेड और एडमिनिस्ट्रेशन में ऑथेंटिकेशन के लिए यूज होते थे। सिलेंड्रिकल सील्स। अर्ली टेम्पल्स ट्रिपेटाइट आर्किटेक्चरल प्लेन पर बनाए जाते थे। तो हम इसको देखते हैं। तो इसमें मेसोपोटामियन टेम्पल्स का स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। टेम्पल्स के बीच में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड आंगन होता था जहां लॉन्ग प्रेयर्स और रिचुअल्स करते थे। टेम्पल्स में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते थे जैसे कोर्टयार्ड जहां वर्शिपर्स जमा होते थे। एंड चैम्बर्स में छोटे रूम्स जो मेन हॉल से पहले होते थे। कल्ट स्टैच्यू रूम जहां गॉड की मूर्ति रखी होती थी। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग डायरेक्टली गॉड की मूर्ति के सामने नहीं जाते थे बल्कि इनडायरेक्ट एक्सेस होता था। मेसोपोटामिया में स्टोन और वुड की कमी थी, इसलिए टेम्पल्स और बिल्डिंग्स मड ब्रिक्स कच्ची ईंट से बनाए जाते थे। आर्किटेक्ट्स टेम्पल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बटरेसेस, सपोर्ट वॉल्स, रिसेस्ड वॉल्स, नाइचेज और प्रोजेक्शंस का यूज़ करते थे। इससे बिल्डिंग्स में लाइट और शेडो का इंटरेस्टिंग इफेक्ट भी क्रिएट होता था। टेम्पल्स के अलावा सिटी एक्टिविटीज़। टेम्पल सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं थे, सिटी में और भी एक्टिविटीज़ होती थी जैसे ब्रीड मेकिंग, रोटी बनाना, मतलब ब्रेड मेकिंग, और वीविंग, कपड़ा बुनना, क्राफ्ट वर्कशॉप्स, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। ये सब एक्टिविटी सिटी के इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करती थी। पैलेसेस भी इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थे। पैलेसेस में स्टोन रूम्स और थ्रोन रूम होता था जहां रूलर बैठता था। ये पीसेस जनरली गार्डेड होते थे। सिटीज़ का डेवलपमेंट। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सिटीज़ का डेवलपमेंट बिल्कुल ग्रेजुअल नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर उरूक सिटी मेसोपोटामिया में सडनली डेवलप हुई। इसका एविडेंस मिलता है क्ले टैबलेट्स, मिट्टी के टैबलेट से और सिलेंड्रिकल सील से, जो अर्ली डायनेस्टिक पीरियड का टाइम का होता है। उरूक सिटी बहुत जल्दी विलेजेस से ज़्यादा पावरफुल सेंटर बन गई। सिटीज़ और कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो विलेजेस और सिटीज़ के बीच कभी कभी कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता था। सिटीज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होने लगी और रूलर्स पावरफुल हो गए, इसलिए सिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाए गए। लोग ग्रेजुअली रूलर्स के कंट्रोल वाले सिटीज़ में सेटल होने लगे। इस प्रोसेस को ही स्टेट फॉर्मेशन का बिगनिंग माना जाता है। गिलगमेश और उरूक की वॉल्स की बात करें तो मेसोपोटामियन लिटरेचर में गिलगमेश का मेंशन मिलता है। गिलगमेश एक हीरोइक किंग था। उसने उरूक सिटी की वॉल्स बनवाई थीं। एपिक ऑफ गिलगमेश में भी उरूक की वॉल्स का डिस्क्रिप्शन मिलता है। इस टेक्स्ट में सिटी वॉल्स की स्ट्रेंथ और साइज का भी मेंशन है। वॉल सिटीज़ को एनिमीज से प्रोटेक्ट करती थी और सिटीज़ की पावर को शो करती थी। इजिप्ट और मेसोपोटामिया सिटीज़ का अगर डिफरेंस की बात करें तो टेक्स्ट में बताया गया है कि इजिप्ट की सिटीज़ मेसोपोटामिया से डिफरेंट थी। रीज़न, इजिप्ट में नाइल रिवर वैली कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड रही है। इस वजह से आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ एग्जीक्यूशन करना मुश्किल होता है। कई एंशियंट इजिप्शियन सिटीज़ मॉडर्न टाउन्स के नाइच बरीड हैं। एग्जाम्पल एबिडोस ओल्ड किंगडम का कल्ट सेंटर और मेम्फिस इजिप्ट की पहली कैपिटल। अर्बन फीचर्स बात करें हम अगर हम अर्बन फीचर्स की बात करें तो अर्बन सेटलमेंट्स में कुछ कॉमन फीचर्स होते थे। रेक्टेंगुलर हाउसेज, नैरो स्ट्रीट्स। सिटीज़ को क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता था। हर क्वार्टर का अपना टेम्पल होता था। सिटीज़ और स्टेट पावर। सिटीज़ का डेवलपमेंट स्टेट पावर से कनेक्टेड था। एग्जाम्पल पिरामिड टाउन्स, टेम्पल टाउन्स। इन टाउन्स को बिल्ड करने के लिए बहुत लेबर फोर्स चाहिए होती थी। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सप्लाई चाहिए होती थी, इसलिए रूलर्स को वर्कर्स रिक्रूट करने पड़ते थे, रिसोर्सेज कलेक्ट करने पड़ते थे। यानी सिटीज़ का डेवलपमेंट स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशन से ही पॉसिबल था। हम अगले पेज की बात करें तो तो इस पेज में बताया है
टेम्पल्स को मेंटेन करने के लिए कल्ट, इंडोमेंट्स, रिलीजियस रिसोर्सेज, इकोनॉमिक सपोर्ट ज़रूरी होता था। इस वजह से कई सिटीज़ टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हो गईं और टेम्पल ही अर्बन लाइफ का मेन सेंटर बन गया। हड़प्पन सिटीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्कियोलॉजी का अकॉर्डिंग हड़प्पन सिटीज़ जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, धोलावीरा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट अर्बन सेंटर्स थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हड़प्पन सिटीज़ लेटर पीरियड में ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं हुई, इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को उनका एग्जीक्यूशन करना ईजी हुआ। यानी उनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छी तरह प्रिजर्व हो गया। सिटाडेल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स की बात करें तो हड़प्पन टाउन्स में जनरली सिटाडेल एरिया होता था। सिटाडेल में पब्लिक बिल्डिंग्स, एलाइट रेसिडेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स होते थे। ये यूजुअली एलिवेटेड ग्राउंड, ऊंचाई पर बनाए जाते थे। एग्जाम्पल के तौर पे कालीबंगन में सिटाडेल में रिचुअल स्ट्रक्चर्स और एलाइट रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर मिला है। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि सिटाडेल्स वॉल डिफेंस के लिए नहीं बल्कि सपोर्ट स्ट्रक्चर्स स्लोप और एलिवेशन को सपोर्ट करने के लिए थी। क्राफ्ट प्रोडक्शन, हुनर और इंडस्ट्री की बात करें तो एग्जीक्यूशन से पता चलता है कि हड़प्पन सिटीज़ में कई क्राफ्ट इंडस्ट्रीज थीं जैसे शेल कटिंग, बीड मेकिंग, सील कार्विंग, मेटल वर्क, पोट्री प्रोडक्शन। ये क्राफ्ट्स अर्बन इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट थे। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन ब्रॉन्ज एज में क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज सिस्टम्स में होता था। इससे पता चलता है कि कुछ इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के पास लोकेटेड थीं, कुछ इंडस्ट्रीज कंजम्पशन एरियाज के पास। एग्जाम्पल के तौर पे हैवी रॉ मटेरियल्स के पास इंडस्ट्रीज होती थीं ताकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो। मोहनजोदारो का अर्बन लेआउट देखा जाए तो मोहनजोदारो सिटी में हाउसेज मल्टीपल रूम्स वाले थे। कई हाउसेज में कोर्टयार्ड भी होता था। स्ट्रीट्स और हाउसेज प्लान्ड लेआउट में बने थे। एग्जीक्यूशन में पता चलता है कि डिफरेंट हाउसेज में डिफरेंट क्राफ्ट्स की एक्टिविटीज़ होती थी। एग्जाम्पल शेल कटिंग, बीड मेकिंग, सील कार्विंग। यानी एक ही नेबरहुड में अलग अलग क्राफ्ट्स मिलते थे। अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो हड़प्पन सिटीज़ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर था एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। एग्जाम्पल के तौर पे स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम, प्लेन्ड स्ट्रीट्स, ऑर्गेनाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे पता चलता है कि सिटीज़ प्रॉपर प्लानिंग और रेगुलेशंस के अंडर बनी थी। यह सिस्टम प्रोबेबली एलाइट अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में था। सेटलमेंट कंटिन्यूटी की बात करें तो मेसोपोटामिया का कॉन्ट्रास्ट में हड़प्पन साइट्स पर सेटलमेंट कंटिन्यूटी कम मिलती है। यानी कई हड़प्पन सिटीज़ बाद में कंप्लीटली अबंडन हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे ये मेहरगढ़ की बात करें, इन सिटीज़ पर लेटर हड़प्पन ऑक्यूपेशन नहीं मिला। शेंग सिविलाइजेशन चाइना की, टेक्स्ट का लास्ट पार्ट में शेंग सिविलाइजेशन एंशिएंट चाइना का ये मेंशन आप देख सकते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप में होती थी अगर शेंग सिटीज़ देखी जाए, लार्ज वॉल से सराउंडेड होती थी। वॉल्स बनाने के लिए मास लेबर यूज़ किया जाता था। हाउसेस की बात करें तो वुडन स्ट्रक्चर्स होते थे, रैम्ड अर्थ प्लेटफॉर्म्स पर बनाए जाते थे। और कोल्ड क्लाइमेट एडेप्टेशन, नॉर्थ चाइना में विंटर्स बहुत कोल्ड होती थी, इसलिए कुछ हाउसेस बिलो ग्राउंड लेवल बनाए जाते थे ताकि लोग वार्म रह सकें। पिलर्स और वुडन स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देने के लिए अर्थ पिलर यूज़ किए जाते थे। अब हम इसमें आगे देखें तो कुछ चीज़ें एविडेंस मिलती हैं जैसे कॉनिकल पिट्स, गड्ढे जिसमें कॉपर रेसिड्यूज मिले, क्रूसिबल फ्रैगमेंट्स, मेटल मेल्ट करने वाले बर्तन के टुकड़े मिले, कास्टिंग माउल्ड्स के पीसेस, क्ले माउल्ड फ्रैगमेंट्स की लार्ज क्वांटिटी, बोन पीसेस जिससे एरोहेड और हेयर पिन्स बनाए जाते थे। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ मेटल वर्क और क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। एनयंग शेंग सिविलाइजेशन का कैपिटल, टेक्स्ट में एनयंग का मेंशन है जो लेट शेंग डायनेस्टी की कैपिटल थी एंशिएंट चाइना। एग्जीक्यूशन में पता चला है कि वहाँ पिट हाउसेस, गड्ढे जैसे हाउसेस, थे। लोग बोने और, लोग बोने और, हेयर पिन्स बनाए जाते थे। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ मेटल वर्क और क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा था। एनयंग शेंग सिविलाइजेशन का कैपिटल, टेक्स्ट में एनयंग का मेंशन है जो लेट शेंग डायनेस्टी की कैपिटल थी एंशिएंट चाइना। एग्जीक्यूशन में पता चला है कि वहाँ पिट हाउसेस, गड्ढे जैसे हाउसेस थे। लोग बोने और
हाँ, तो लोग बोन और स्टोन टूल्स यूज़ करते थे। नियर बाय एरियाज़ में कुछ इंपॉर्टेंट पिट्स मिले, जैसे ग्रेन स्टोरेज, मेटल वेपन्स, स्टोन सिकल्स, ऑरेकल बोन्स, ये सब मिला हुआ है। ऑरेकल बोन्स को हिस्टोरियंस एक इम्पॉर्टेंट आर्काइव मानते हैं क्योंकि उन पर लिखी हुई इंफॉर्मेशन मिलती है। एलाइट रेजिडेंशियल एरिया एग्जीक्यूशन में एक रिच क्वीन का ग्रेव कब्रिस्तान भी मिला है। यह एरिया एलाइट रेजिडेंशियल जोन में था। वहाँ रैम्ड अर्थ प्लेटफॉर्म मिले जिन पर वुडन पोस्ट और वॉल्स बनाए जाते थे। कुछ प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े थे, एग्जाम्पल के तौर पे 85 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म थे। ये प्लेटफॉर्म हाउसेस के अलावा एंसेस्ट्रल टेम्पल्स को सपोर्ट करते थे। सिटीज़ और पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करी जाए तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग न्यू अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट पॉलिटिकल प्रोसेसेस से कनेक्टेड था। शेंग पीरियड की ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग कई सिटीज़ डेलिबरेटली इस्टेब्लिश की गई थी और उन्हें किन ग्रुप्स, मतलब रिश्तेदारी ग्रुप ने, जो हमने पहले डिस्कस करा था पहले के चैप्टर्स में, नेट सेटल किया गया था। किंग किसी, मतलब इसमें कई, अब जैसे आप जो जो पढ़ते जाएंगे, जैसे कोई नई टर्मिनोलॉजी आती है तो वो तो मैं बता दूंगा, बट अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने पुराना पढ़ा हुआ है तो वो भी अब रिपीट होगा। तो आप अगर नहीं समझ में आए तो पुराने लेक्चर्स को आप थोड़ा देखिएगा और शुरू से ही पढ़ें आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको समझने में, क्योंकि इस चैप्टर की एक एक चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। और एग्ज़ाम तो ये ठीक है, इग्नू का एग्ज़ाम तो ठीक है, अगर आप अदर एग्ज़ाम भी तैयारी कर रहे हैं जैसे जेआरएफ और यूपीएससी वगैरह में भी, या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए भी, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए। इसलिए मैं भी पूरा वर्ड टू वर्ड और एक एक चीज़ कवर कर रहा हूँ। और इंग्लिश में रीड करना मैंने बंद कर दिया क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो मेरा मेन मोटिव है आपको चीज़ समझ में आए। तो आप साथ में बुक रख के आप रीड कर सकते हैं, पेज सामने खुला ही रहता है, या तो आप इसमें से जो स्क्रीन चल रही है उस पर आप रीड कर सकते हैं और मैं एक्सप्लेन आपको करता ही जा रहा हूँ, तो उससे आपको दिक्कत नहीं बनेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो किंग किसी किंग्समैन किंग्समैन या हाई ऑफिशियल को परमिशन देता था कि वो न्यू एरिया में जाकर सेटलमेंट इस्टेब्लिश करे। फिर वहाँ टाउन बनाए जाते, सराउंडिंग लैंड एग्रीकल्चर के लिए क्लियर की जाती। किंग उस टाउन को न्यू नेम देता और रिचुअल ऑब्जेक्ट्स और टेम्पल आइटम्स प्रोवाइड करता था। सेटलमेंट्स का रोल देखा जाए तो ऐसे सेटलमेंट्स किनशिप ग्रुप का सेंटर होती थी, रिचुअल यूनिट भी होती थी और एक पॉलिटिको मिलिट्री यूनिट भी होती थी। यानी ये सेटलमेंट्स किंग के लॉयल यूनिट्स होते थे। कुछ सेटलमेंट्स छोटे थे इसलिए उन्हें स्ट्रिक्टली अर्बन सिटी नहीं कहा जा सकता, लेकिन एनियन जैसी सिटीज क्लियरली अर्बन थी। अटैच्ड स्पेशलिस्ट, टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दिया गया है, अटैच्ड स्पेशलिस्ट। इसका मतलब है हाईली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन जो एलाइट के कंट्रोल में काम करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे ब्रॉन्ज वर्कर्स, मेटल क्राफ्ट्समैन। ये क्राफ्ट्समैन फैमिली वर्कशॉप्स में काम नहीं करते थे और ना ही प्रिजनर्स ऑफ वॉर की लेबर थे, बल्कि ये एलाइट अथॉरिटी के अंडर ऑर्गेनाइज्ड स्किल्ड वर्कर थे। मेटलर्जिकल प्रोडक्शन की बात करें तो एनयंग में दो बड़े मेटलर्जिकल प्रोडक्शन सेंटर्स मिले। एक जगह पर फाउंड्री बिल्डिंग भी मिला जिसमें फ्लोर में रन चैनल मेटल फ्लो के रास्ते बने हुए थे। इससे पता चलता है कि ब्रॉन्ज प्रोडक्शन हाईली ऑर्गेनाइज्ड था। अगर अर्बनाइजेशन और स्टेट डेवलपमेंट की बात करें तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट्स की सब हैं, लिंक्ड हैं आपस में। रूलिंग एलाइट्स का एमरजेंस, न्यू क्राफ्ट्स और स्पेशलाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस जो प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट करते थे, ये सब था। इन सब चेंजेस को हिस्टोरियंस एक टर्म से डिस्क्राइब करते हैं, अर्बन रिवॉल्यूशन। यह टर्म हिस्टोरियन वी गॉर्डन चाइल्डे, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ, जॉर्डन या गॉर्डन चाइल्ड या चाइल्ड, जो भी बोलें आप, ठीक है, पढ़ सकते हैं, यूज़ की थी। इसका मतलब है जब सोसाइटी सडनली सिटीज़ स्पेशलाइजेशन, स्टेट पावर और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इसका मतलब ये है। और इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ समाप्त होता है और अब हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ ट्रेड। तो होप ये आपको लेक्चर पसंद आया हो और आप कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको या फिर अगर और अदर कोर्सेज चाहिए
मैं यूट्यूब पर कोशिश करूँगा कि सारे कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट डालूँ, कोई भी किसी भी तरीके का पेड ना हो। चलिए, ठीक, थैंक यू।